हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट के जनवरी में होने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, उसके नोट्स बनाइएगा। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि जो है इसमें खास क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ जो है मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपके इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको पेपर्स तो मिलते ही मिलते हैं, फैक्ट्स थ्योरी भी मिलेगी। हम थ्योरी आपको मतलब टाइम टू टाइम आपको थ्योरी देते रहेंगे ताकि जो है आपका सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको जो भी वीडियोज़ मिलें वो आप तक पहुँच जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है व्याख्यान आधारित निर्देश, शिक्षण शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, अनुभवात्मक शिक्षा और एवं चर्चाएं, मानकीकृत परीक्षा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया होगा, जिनको पता होगा, वो सभी सही हैं। अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चाएं जो है ये सबसे जो है शिक्षण दृष्टिकोण में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि देखिए बच्चा जो है भ्रमण अनुभव से जो भी सीखता है, भ्रमण के माध्यम से अनुभव जो किया उसने, भ्रमण का प्रयोग जो भी मतलब टेस्ट होते हैं ना, प्रयोग होते हैं प्रयोगशालाओं में, उस तरीके की चीज़ों में शामिल होता है तो वो चीज़ों से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है। वास्तविक दुनिया के संदर्भों को जो है ईवीएस से, अगर वास्तविक दुनिया में हो रहे जो संदर्भ होते हैं, जो भी उदाहरण है, उनको ईवीएस से जोड़ेंगे तो बच्चा और अच्छे तरीके से सीख पाएगा। उसकी शिक्षण जो है गतिविधियाँ अच्छी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेढक, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उनको खा करके अपना भोजन बनाते हैं। तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है पौधों की। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है, और ऐसे पौधों को नीफेंथिस पौधे कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आपको इसका नाम पूछेगा या फिर कई बार इसका राज्य का नाम पूछेगा, या कई बार पूछेगा कि नेफेंथिस पौधा किस प्रकार का पौधा होता है। ये छोटे मोटे जो है कीड़ों को खाता है। ठीक है, तो नेफेंथिस पौधा जो होता है वो भारत के जो है किस राज्य में है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मेघालय, केरल। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है, ये पौधे जो है मेघालय में पाए जाते हैं। इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये चूहों, जानवरों से जो है, छोटे मोटे कीड़ों से जो है नाइट्रोजन को मतलब ये इनको खा करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत बहुत खास क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए, डैश पर्यावरण में मानव बस्ती, सिंचाई के साधन, परिवहन, आर्थिक गतिविधियां आदि शामिल हैं। तो मतलब किस तरीके के जो पर्यावरण में इस तरीके की जो है मानव बस्ती, सिंचाई के साधन, परिवहन, ये सब शामिल किया जाता है। तो देखिए भौतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सही उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है सांस्कृतिक, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव बस्ती, सिंचाई के साधन, परिवहन, आर्थिक गतिविधियां जो है इनको शामिल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। और ये सीटेड में कई बार 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हो सकता है चांसेस हो कि ये जो जनवरी के में होने वाले एग्जाम होंगे, जनवरी में जब होगा तो हो सकता है यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बूंद बूंद दरिया दरिया डैश 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 प्रकरण पढ़ाते समय एक टीचर शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। क्या नल से पानी आता है, क्या नहर से पानी आता है, क्या कुएं से पानी आता है, क्या वर्षा से पानी आता है। तो जो टीचर होता है वो बच्चों में जो है निम्नलिखित में से क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत इतने बड़े पैराग्राफ में दिया गया है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है भाई। देखिए टीचर जो है बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे सोचने के लिए विवश कर रहा है। नल से क्या पानी आता है, तो बच्चा सोचेगा क्या नल से पानी आता है, हाँ यार मेरे घर में तो जो है नल है, किचन में नल है, जो बाथरूम में नल है वहाँ से तो पानी आता है। क्या नहर से पानी आता है, मैं जब घर से निकलता हूँ या मैं अपने गाँव जाता हूँ तो देखता हूँ, मुझे घर मम्मी पापा हमेशा बताते हैं कि देखो ये नहर है, नहर में पानी है ना, तो इसका मतलब है कि नहर में पानी होता है।
कुएं से पानी आता है। जब मैं गांव जाता हूँ तो देखता हूँ कुएं, बहुत सारे कुएं हैं, तो मैं उनमें झांक झांक के जब देखता हूँ तो उसमें पानी भरा होता है। ठीक है, तो मैं जिज्ञासा करता हूँ, पूछता हूँ जिज्ञासा बस कि भैया इसमें पानी कहाँ से आता है ना, क्या ये पानी गंदा नहीं होता। इस तरीके के क्वेश्चन, सामान्य से क्वेश्चन हो जो अक्सर बच्चे पूछते हैं। ठीक है, अपने वर्षा से क्या पानी, जब बारिश होती है तो क्या गिरती है, वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो वही पानी होता है। तो ये सब चीज़ें जो कहलाती है, ये बच्चे के अंदर एक तरीके से चिंतन जो है शैली का विकसित कर रहा है। एक थिंकिंग जो है, जो आइडियोलॉजी होती है बच्चे के अंदर सोचने का, क्या होता है, कैसे होता है, सवाल पूछेगा और उसमें सोचेगा, गहन करेगा, है ना। तो इससे बच्चे के जो है क्रिएटिव क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है, चिंतन जो है यहाँ पे ये विकसित करने का प्रयास कर रहा है एज अ टीचर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए डैश डैश की दवाई बनाने में बहुत पुराने समय से सिनकोना नामक पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता था। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिनकोना ये छाल है पेड़ की, ठीक है, बहुत एक बार में याद कर लीजिए। सिनकोना छाल का प्रयोग किया जाता है, पहले इसकी छाल को उबाला जाता है, फिर छान कर जो है इसको पी लिया जाता होगा। तो सिनकोना जो छाल है, जो पेड़ की एक छाल है, उसको निकाल लिया जाता है। ये छाल का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया, एड्स, मलेरिया, काली खांसी, तपेदिक। तो देखिए इसका सही आंसर है मलेरिया। ये जो है सिनकोना की छाल होती है, ये मलेरिया को भगाने में जो है मदद करती है। सिनकोना की छाल में आमतौर पे जो है, याद रखिएगा एक चीज़ और ऑप्शन पूछ लेते हैं कई बार, कुनैन, ध्यान रखिएगा कुनैन नामक रसायन होता है। ये कुनैन रसायन होता है इस छाल में, जो आपको मलेरिया से लड़ने में, आपकी शारीरिक रूप से मरने में लड़ने में मदद करता है। ये एक तरीके से आयुर्वेदिक दवा के रूप में जो है मतलब जाना जाता है। ठीक है, ठीक, तो चलिए आंसर यहाँ पे आपको मिल गया होगा, सिनकोना या फिर कुनैन रसायन होता है। कई बार पूछ सकता है कि सिनकोना छाल में किस प्रकार की जो है रसायन पाया जाता है, तो कुनैन रसायन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस के तहत ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी में पूछ जाइए एग्ज़ाम दीजिए, चाहे यूपी पीएससी में दीजिए, स्टेट पीसीएस हो गया, दरोगा भर्ती हो गई, ये सभी क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। ईवीएस की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कई बार ये पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री जो है पढ़ने, सुनने और उच्चारण जैसे कौशल को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे जो है शिक्षण सहायक सामग्री है जो पढ़ने में मदद करे, सुनने में मदद करे और आपको बोलने में मदद करे। तो देखिए ऑडियो भाषाई शिक्षण सहायक सामग्री, या वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, या फिर सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, उनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑडियो भाषाई जो है वो है, वही चीज़ मदद करती है सुनने और पढ़ने और उच्चारण करने में। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों के हितों को संलग्न करें, लड़कों और लड़कियों के समान रूप से आग्रह करें, ठीक है, महंगी सामग्री का प्रयोग करें, यह सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से आग्रह करें। तो देखिए यहाँ पे जो है कि जो आंसर है वो गलत होगा, वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे गलत नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर शिक्षण सहायक सामग्री से संदर्भ में हम बात करें तो महंगी सहायक सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी बच्चों के हितों को ध्यान में रख करके जो भी मतलब चीज़ें देते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। लड़कों और लड़कियों के समान रूप से जो है रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की और लड़की में भेद करें, लड़का और लड़की में भेद करें, ये नहीं। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को जो है भावनाओं को ध्यान में रख करके पढ़ाना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में। तो यहाँ पे महंगी सामग्री को हटा करके ऑप्शन सभी सही होंगे। ठीक है, ए बी डी यहाँ पे होगा आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, डैश डैश से बचने के लिए आवश्यक है कि वो अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, तालाबों में मछलियां छोड़ दें ताकि वे मच्छरों के लार्वे खा जाएं, या मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दें आदि। तो ये किस चीज़ से बचाव के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है सभी लोग सही कर देंगे क्वेश्चंस का। तो देखिए ये जो बचाव की बात हो रही है, ये मलेरिया और डेंगू से बचाव की बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मलेरिया और डेंगू के जो लार्वे होते हैं वो साफ पानी में तैरते हैं, जो है इनके लार्वा साफ पानी में तैरते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम तालाब में जो है या फिर कहीं भी साफ पानी हो गया, वहाँ पे जो है मछली छोड़ देंगे तालाब में, तो वो मछलियाँ जो होंगी उस लार्वे का खा जाएंगी। और अगर वो मछली छोड़ने वाली जगह नहीं है तो वहाँ पे मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दीजिए। मिट्टी का तेल का छिड़काव से क्या होगा कि मिट्टी के तेल जो होगा वो वहाँ के ऊपर के पृष्ठ तनाव को कम कर देगा, जिससे क्या होगा, जो ये लार्वा जो होंगे मलेरिया और डेंगू के जो लार्वा होंगे वो पानी में डूब जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी से जो है इनकी मौत हो जाएगी, एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है ये आंसर होगा। ये सारे जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, स्लॉथ है, स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों के बारे में विचार करना है। देखिए, एक स्लॉथ जो है वो एक जानवर है, ये एक जानवर है, एनिमल है, जो कि एक भालू की तरह दिखता है। ध्यान रखिएगा, भालू की तरह दिखता है, तो ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ लगभग जो है 20 घंटे पेड़ से उल्टा सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। तो देखिए सही बात है, स्लॉथ जो है वो 20 घंटा 18 से 20 घंटे जो है करीब करीब जो है सोता है। और ये रखिएगा, याद रखिएगा, ये दिन में सोने वाला मतलब दिन भर सोता है और रात में रात्रिचर जानवर है और दिन में सोता है। ठीक है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ की पत्तियां खाकर अपना पेट भरता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, जिस भी पेड़ पे वो रहता है उसी पेड़ की सारी पत्तियों को जब तक नहीं खा लेता तब तक वो नीचे नहीं उतरता। हफ्ते में एक बार मल त्यागने के लिए वो पेड़ से नीचे उतरता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, उसको और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसी पेड़ की पत्तियों को, वहीं पे पेड़ में जो भी कीड़े एड़े हो तो उसी को खाता है। स्लॉथ की आयु जो है लगभग 20 वर्ष होती है, ये यहाँ पे जो कथन है वो गलत है। स्लॉथ की आयु करीब करीब 40 साल की होती है। ठीक है, इतने समय में ये 2 पेड़ों पर ही रह पाता है। 40 साल, आप सोच लीजिए, एक पेड़ पर चढ़ने के बाद जब तक उसकी पेड़ की पत्तियां नहीं खत्म कर लेता तब तक वो नीचे नहीं उतरता। नीचे उतरता है मल त्यागने के लिए और फिर से वो पुनः ऊपर चला जाता है, हफ्ते में एक बार उतरता है। बड़ा आलसी किस्म का जो है जानवर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 और 2 सही है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 जो है खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो देखिए, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें लौह मात्रा हो, प्रचुर मात्रा में हो, है ना, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती हो, तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे, तो पालक, गुड़ और आंवला, इनमें जो है लौह मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 विषय है 6 मुख्य विषय हैं, याद रखिएगा, 6 मुख्य थीम वाले विषय हैं। ठीक है, इन 6 थीम में तो एक तो परिवार और दोस्त हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो एक तो परिवार और दोस्त हो गया, यहाँ पे भोजन भी है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तीसरा विषय हो गया। ठीक है, चौथा जो है ये है पानी। ठीक, चौथा पानी है, और उसके बाद जो है चीज़ें हम बनाते हैं और फूड, भोजन, शेल्टर, पानी हो गया, है ना। एक, दो, तीन, चार, अच्छा 4 हुआ है। उसके बाद एक है हमारा ट्रैवल, ठीक है, और एक है शेल्टर मतलब आवास। ठीक, तो कुल मिला के जो है देखिए 3 ये ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर गलत है वो है पशु। पशु जो है वो आता है परिवार और दोस्त के अंतर्गत, ये एक उप विषय है, याद रखिएगा। ये 6 के 6 पॉइंट जो है मुख्य थीम विषय याद कर लीजिएगा। परिवार और दोस्त, दूसरा है भोजन, तीसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चौथा है पानी, पांचवा है ट्रैवल और छठवां है आवास। अब इंपॉर्टेंट है कि उप विषय जो बताया गया, तो परिवार और दोस्त के अंतर्गत कौन कौन से उप विषय आते हैं। तो देखिए, एक तो पहले बात तो आ गया एनिमल, जिसे कहेंगे हम पशु। ठीक है, उसके बाद आ गया प्लांट्स। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत कर दीजिएगा, ये एक प्लांट्स आता है। उसके बाद वर्क एंड प्ले आता है, जहाँ पे हम काम करते हैं और जो खेल खेलने वाला है, तो वर्क एंड प्ले हो गया। और चौथा जो विषय आता है उसे कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप। ठीक, तो ये है 4 जो है इसके उप विषय हैं, बाकी जो है सभी सब्जेक्ट्स के रूप में देखे जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। देखिए, बोलचाल की भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है कि ये भाषा कहाँ बोली जाती है। तो अपने राज्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए, है ना। यहाँ पे जो है भारत में कुछ जो है खास जो भाषाएं होती है उसके बारे में जानकारी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये कुड़ुक जो भाषा है ये पूरे भारत में बोली, मतलब पूरे भारत में नहीं, भारत के कई राज्यों में बोली जाती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे झारखंड में भी ये बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे ये खास तौर से ये जनजातीय इलाकों में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगर हम देश की बात करें
तो भारत के साथ साथ नेपाल में भी बोली जाती है, भूटान में बोली जाती है और बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक टीचर जो है 2 एक्वेरियम लाकर एक में साधारण पानी रखता है, दूसरे में उबाल करके ठंडा पानी रख देता है और दोनों एक्वेरियम में एक एक मछली डाल देता है। तो साधारण पानी से भरे एक्वेरियम में मछली जिंदा रहती है, वहीं पे उबले हुए पानी में जो है मछली एक्वेरियम में मर जाती है। तो इसका क्या कारण होता है? तो देखिए, एक्वेरियम का जो पानी है, एक में ऑक्सीजन है और एक में ऑक्सीजन रहित पानी। ऑप्शन यहाँ पे जो सही गलत हो जाता है, सही है वो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन में शामिल होना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक द्वारा, टीचर द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन को शिक्षार्थियों और अभिभावकों को साथ बांटना। तो देखिए, एज अ टीचर जो है, अगर आप कुछ भी आप पढ़ाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है बच्चों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ वो जो है चीज़ों को बांटें। ठीक है, ना कि जो है हम सप्ताह में एक अच्छा कार्य दें या फिर पेपर कराएं या परीक्षाओं का आयोजन करें या फिर अंत में जो है प्रगति को प्रगति पत्र में दर्जा देकर, इस तरीके के जो ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। देखिए, ऑप्शंस पढ़ के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। कि मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सीटेट के एग्जाम में 50% क्वेश्चन आप कीवर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कीवर्ड पहचानना सीख गए तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तुरंत एक नज़र में। वही 3 ऑप्शंस, अगर आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रहे तो भी ऑप्शंस वो जो उनको काट दीजिए जो बिल्कुल ऑड है, क्वेश्चन से बिल्कुल अलग ही चल रहे हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको समझते हैं। यदि आप छात्रों को किसी ऐतिहासिक स्थल पर घुमाने ले जाएंगे तो आप बालक से क्या अपेक्षा करेंगे? अब इसको देखिए, क्या चीज़ हम एज अ जो है टीचर हों या एज अ पेरेंट्स हो, हम किसी बच्चे को, अपने बच्चे को ले जाएं तो हम क्या सोचेंगे कि बच्चा घूमे? एक मतलब इंटेलेक्चुअल रूप में आंसर देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम जिस तरीके करते हैं वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बालक प्रत्येक स्थान को ध्यान से देखे, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि भाई हम घुमाने लेके गए तो बच्चा उन चीज़ों को देखे, गौर से देखे, कुछ लर्न करे, कुछ सीखे। तो ध्यान से देखेगा तभी तो सीखेगा। और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न पूछे। भाई कोई चीज़ देखा तो वो बच्चा पूछे हमसे कि पापा ये क्या है, ये कैसे हुआ। टीचर से पूछे, या फिर टीचर होता टीचर से पूछे कि ये टीचर सर ये क्या है, इसके बारे में कैसे जो है ये करते हैं। तो ये चीज़ें पूछना उसका बहुत ज़रूरी है। बालक से हम अपेक्षा करेंगे कि वो ध्यान से देखे और हमसे उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा करे। या फिर हम चाहेंगे कि चुपचाप रहे, तो यहाँ पे देखिए चुपचाप तो नहीं हो हम चाहेंगे। यदि वो कुछ पूछना चाहे तो अभ्यास पुस्तिका में लिख ले, बाद में हम घर जाएंगे, तो एक्साइटमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर लिख लेगा फिर घर में पूछेगा तो वो चीज़ें जो है उतना अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकता। आनंद से घूमे, हमें भी घूमने दे और खुद भी घूमे। तो ये चीज़ें जो तीनों ऑप्शन देखिए बिल्कुल कीवर्ड के तौर पे हम समझ सकते हैं कि ये तीनों ही गलत होंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप तो क्वेश्चन सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो यहाँ तक अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक जो है उदाहरण नहीं है या उद्देश्य नहीं है। तो हम ये मूल्यांकन क्यों करते हैं? ये करते हैं याद रखने पर बल देने के लिए करते हैं, या याद रखने पर बल देने के बदले जो है सीखने की प्रक्रिया पर बल देते हैं? तो यहाँ पे देखिए, हम याद रखने पर बल नहीं देते, यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने पे बल देना। शिक्षार्थियों मतलब किसी बच्चे के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, इसलिए मूल्यांकन लिखते हैं। या अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित, यहाँ पे तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात होनी चाहिए, यहाँ पे तो टीचर सेंटर्ड हो रही, तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो गया। बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशल का विकास करने में सहायता प्रदान करने के लिए। तो देखिए, मूल्यांकन इसलिए होता है कि ताकि बच्चे को जो है कितना सीखा है, कैसे सीखा है, इस चीज़ के बारे में जो है हम बल दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर फिट बैठता है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अच्छा उद्देश्य नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रमुख रूप से उद्देश्य नहीं है वो है टीचर सेंटर्ड जो है कार्यकलाप बनाना, ये बिल्कुल भी मूल उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जो है सी गलत होगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो हम एक ईवीएस की क्लास में अगर हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रहें तो उसको सबसे अच्छी विधि क्या होगी?
पाठ्य पुस्तक का पठन, हम किताबें पढ़वाएंगे बच्चों से कि पढ़ो, या फिर हम खुद पढ़ेंगे बच्चे उसमें, तो उसमें बोर होने लग जाएंगे, तो ये बोरिंग सा हो जाएगा, बोरिंग सा होगा, ध्यान नहीं देंगे अपने अपने। तो टीचर द्वारा व्याख्याएं देना, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको व्याख्याएं देना, तो ये भी बोरिंग सा ही है, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ, तो हम यहाँ पे जो है अगर हम पर्यावरण के अध्ययन है तो हम किस्से कहानियों को जोड़ेंगे तभी, ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें, इनकी रुचि पैदा होगी, वो क्रिएटिव बनेंगे यहाँ से, है ना, कुछ सुनेंगे समझेंगे चीज़ों को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके विद्यालय में एक ऐसे शिक्षार्थी भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धनार्जन में हाथ बटाते हैं। मतलब धनार्जन का मतलब है कि धन का अर्जन, अगर मान लीजिए उनके माता पिता कोई दुकान चलाते हैं तो सुबह बेचारा वो दुकान चलाता है, या फिर पिता का चट्टा है मान लीजिए दूध, तो दूध बेचने के लिए, तो वो घर घर जाके सुबह सुबह दूध दे आता होगा, तो हाथ बटाता है उनके काम में, बिजनेस में। इसलिए ये छात्र जो है पढ़ाई और होमवर्क आदि जो है पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, आप उन्हें कक्षा में प्रताड़ित करेंगे, तो ऑप्शन जैसे आए यहाँ पे तो इसे तुरंत काट देंगे। एज अ टीचर आप किसी को मारने पीटने वाला काम तो नहीं करेंगे, या उनका उपहास उड़ाएंगे, मतलब मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, और उसे कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ दो, ये जब तुमसे हो ही नहीं रहा है तो छोड़ दो, ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं। उनकी क्षमता पर संदेह करेंगे, उन्हें हतोत्साहित करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, तो ये भी बिल्कुल भी, देखिए कीवर्ड हैं ये सब, उपहास करना, प्रताड़ित करना, संदेह करना, हतोत्साहित करना, ये सभी कीवर्ड के अंतर्गत आता है, तो ये सब गलत हैं। यहाँ पे मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे, नैतिक मूल्यों को जो है ध्यान में रख करके जो है बच्चे को जो है प्रोत्साहित करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे, जो आपसे हो सकता है वो सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो देखिए एज अ टीचर के लिए उपयुक्त नहीं, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो टीचर शिक्षार्थियों द्वारा विद्यालय के पर्यावरण के घटकों का विद्यालय पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में एक रिपोर्ट तैयार करना, ये उपयुक्त नहीं है। या फिर घरों में पाए जाने वाले जीवों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना, या फिर ग्राम या आसपास के स्थित नर्सरी में पाए जाने वाले पौधों का अवलोकन करना, या फिर घरों में पाए जाने वाले कीटों को पकड़कर मार डालना। तो यहाँ पे ये जो मार डालने वाला है ये बिल देखिए कीवर्ड हो गया, पकड़ के मार डालना, ये उपयुक्त नहीं है। बाकी सभी जो है एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, किसी विषय में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, या अवलोकन करना चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव कीवर्ड है। तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये सभी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, ये कौन सा सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, इसका जो है सही आंसर होगा। 21 का जो है बी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है, तो उन्हें शीघ्र पुनर्निर्देशन देना है। आप आकलन के किस जो है साधन का उपयोग करेंगे। तो देखिए आकलन का जो साधन का उपयोग करेंगे वो है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जिसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की टीचर अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। अपसारी प्रश्न का मतलब होता है कि देखिए जिसका एक उत्तर ना हो। अभिसारी प्रश्न हो सकता है जिसका एक उत्तर हो, ठीक है, सबको वही आंसर देना होगा। तो जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये अभिसारी वाले होते हैं। एक क्वेश्चन ये जैसे ये हमने 23वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ये अभिसारी प्रश्न है, इसका एक उत्तर सही है, बाकी कोई उत्तर नहीं। लेकिन अपसारी प्रश्न क्या होगा, इनमें से देखिए कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा अपसारी प्रश्न हो सकता है, जिसके कई उत्तर हो सकते हैं, मतलब अपने अपने तरीके से उत्तर दे सकता है बच्चा, है ना। एक साइंटिफिक तो उत्तर होगा, लेकिन वो अपने अपने तरीके से आप दीजिए, ठीक है। तो मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर के फसल काटने तक के चरण कौन कौन से हैं। तो ये तो है भाई, ये क्या है, अपसारी है कि अभिसारी प्रश्न है, तो ये अभिसारी प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रक्रिया सब कुछ पहले से निर्धारित है, भैया गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसमें ये उसमें खाद डालनी पड़ेगी, फिर उसमें बीज डालना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर मिट्टी डाली। इसके ऐसा नहीं है कि पहले खाद डाल दो, फिर गड्ढा खोद दो, फिर पानी डाल दो, फिर बीज डालो, इस तरीके से नहीं।
दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो देखिए ये है अपसारी प्रश्न, ये है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। एक तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से क्वेश्चंस का जवाब देगा। कोई कहेगा गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया जाए, कोई कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो, कोई कहेगा दिवाली में पटाखे कम छुड़ाओ, कोई कुछ अन्य उदाहरण देगा, कोई कहेगा नदियों को साफ करने की बात बताएगा। तो सबका अपना अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये है अपसारी टाइप का प्रश्न, ठीक है। अपसारी प्रश्न का मतलब हो गया जिसके कई उत्तर हो सकते हैं और सबके अपने अपने उत्तर अलग अलग होंगे, ठीक है। ये होता है जैसे हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं ना, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के जो आंसर नहीं लिखते थे हाई स्कूल इंटर में, वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ये सस्ता और सुलभ रूप से है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, ये वास्तविक स्थिति से जो सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ये वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो आंसर यहाँ पे जो फिट बैठता है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो सीखने का आकलन करने का क्या उद्देश्य होता है? यह शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करता है, ये मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, या विद्यार्थियों द्वारा नवीन या नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, ये विद्यार्थियों को सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण में उन्हें सराहा जा सके, सहारा दिया जा सके। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल जो है सही है, ऑप्शन ए। शिक्षक जो है विद्यार्थियों की उपलब्धि के विषय के बारे में जो है विषय में जानकारी एकत्र करता है। इसमें सीखने का आकलन जो है करने का उद्देश्य होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसको अभी क्या चीज़ें नहीं पता है, क्या चीज़ आती है, इस चीज़ का आकलन किया जाता है। तो उपलब्धियों के बारे में जानकारी हासिल करना ही मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरणीय कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? तो पर्यावरणीय कक्षा में जो है किस प्रकार की गतिविधियां हैं? तो ये चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण करना, श्याम पट्ट का उपयोग करना, ये सभी जो है गतिविधियां हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लद्दाख को पता होगा कि लद्दाख जगह है वो ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ़ होती है, ठीक है। पेड़ पौधों की कमी कम होता है, पेड़ पौधे, बारिश की कमी होती है, सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, है ना। पथरीले वाली जगह होगी तो यहाँ पे लोगों का घर कैसा होगा, ये सब चीज़ें इमेज में आ गई। तो देखिए लद्दाख, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लद्दाख के लोग अपनी जीविका के लिए मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेड़ पौधों तो कुछ नहीं, तो वैसे जानवर होंगे जो, है ना, तो वही उसी का मांस खाते होंगे, उसी का दूध निकालते होंगे, उसी पे पूरा जिंदा रहते होंगे। इसका कारण क्या हो सकता है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है फिर भी ज़मीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं। तो पर्याप्त वर्षा कैसे होती है? लद्दाख जहाँ पे सफ़ेद जो है, इसको जो है ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, ये महान हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पे बारिश की जो है मात्रा बिल्कुल नहीं होती, बारिश नाम मात्र की होती है ना। तो उपजाऊ तो है भी नहीं ज़मीन, तो खेती तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे जो आंसर है ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। सौर परिवार हैं, जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, वहाँ पे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूमते हैं, वो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अन्य जो 1-2 ग्रह हैं, मतलब जो है 8 में से जो है 6 ग्रह हैं वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन जो 2 ग्रह ऐसे हैं जो वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। वो कौन से ग्रह हैं? तो देखिए ऐसे 2 ग्रह हैं, वो हैं शुक्र और यूरेनस। ऑप्शन यहाँ पे डी है, वीनस और यूरेनस यहाँ पे आंसर है। या शुक्र या फिर यूरेनस को कहते हैं अरुण, ध्यान रखिएगा अरुण। ऑप्शन यूरेनस ना है तो यहाँ पे अरुण दिया होगा, अरुण। और यहाँ पे इसको इंग्लिश में कहेंगे तो वीनस कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं, ठीक है। तो वीनस और यूरेनस या फिर शुक्र या अरुण, ठीक है, ये दोनों आंसर जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से क्षेत्र में भेड़ बकरी से पश्मीना ऊन निकलती है? तो पश्मीना ऊन बड़ी सॉफ्ट प्रकार की ऊन होती है, ये जो है भेड़ और बकरी से निकाली जाती है। तो ये आमतौर पे ये जो ऊन है ये किस जो है जगह पे मिलती है, भारत के किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये देखिए लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करना है।
तो ये वनस्पति जो है खारे पानी में जीवित रह सकती है। तो मतलब ये ऐसी वनस्पति होगी जो नमकीन वाला जो पानी होता है समुद्री क्षेत्र में या दलदली क्षेत्र में, ठहरे हुए क्षेत्र में, मतलब जो समुद्र से थोड़े से आसपास जो है दूर कटा हुआ, वहाँ पे जो है ये जीवित रहते हैं। ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाई जाती है, ये स्पेशली इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो सुंदरी वन, सुंदर जो है वन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है जो वन है मैंग्रोव वन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये समुद्र तट में दलदली क्षेत्रों में उगते हैं और अंडमान और पश्चिम बंगाल के जो है सुंदरबन में फैला हुए होते हैं। याद रखिएगा, अंडमान के द्वीप समूह में पाई जाती है मतलब मैंग्रोव वन, और ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते बिल्कुल जाइए। यहाँ पे आज का जो टारगेट है उसको मत भूलिएगा, क्योंकि आपका वीडियो जो है, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। हम डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते हैं। पढ़ने का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इतना जो है ईगोस्टिक नहीं है। आराम से पढ़िए, ध्यान से, अपना ध्यान लगा के पढ़िए, पेपर सॉल्व करते जाइए। समय आते ही आपको जो है अच्छे मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। हमारा शुरुआत से 120 प्लस का टारगेट रहेगा, ताकि हम इतने नंबर अपने आप ले करके आ जाएं। अब बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते चलेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व ज़रूर से ज़रूर करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बार बार कहता हूँ, आपने थ्योरी पढ़ा, पेपर नहीं सॉल्व किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है जो भी आपको अगला वीडियो मिले वो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।